आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। जिस तरह से हमने आपको कल बताया था कि कल जो है संडे है, यानी कि आज संडे है, तो आज आपका बिहार दरोगा फुल लेंथ टेस्ट आया है और ये जो है 1275 जो भी आपका एग्जाम हुआ था दरोगा वाला लेटेस्ट, उसी पर पूर्णतः आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। अगर इसमें आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है तो आप जो है दरोगा बनने के योग्य छात्र हैं, ये आपके यहाँ पर लिखा गया है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किए गए हैं वो जाके ज्वाइन कर जाइएगा और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और ईमानदारी पूर्वक आप लोग जो है 1 से लेके 100 तक प्रश्न को बनाइएगा। और होमवर्क सीरीज जो है आज संडे है तो आपको पता है कि कल बंद रहता है, तो जिस तरह से स्टार्ट होगा उस तरह से आपका होमवर्क सीरीज आता रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज यहाँ पर आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाइए, देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आज आपका पहला प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए यहाँ पर बात आता है मौर्य वंश, तो थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में आप लोग को जानकारी रहनी चाहिए। मौर्य वंश की बात करेगा तो इसका जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक भी नाम माना जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना कब किया गया था, 322 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मौर्य वंश का शासनकाल कब तक रहा था, तो याद रखनी है 185 ईसा पूर्व तक ये देखने को मिला था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मौर्य वंश के शासक की बात करेगा तो प्रथम शासक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं अगर अंतिम शासक की बात करेगा तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा आपका, याद रखनी है बृहद्रथ। कौन हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है मौर्य वंश का बोल सकते हैं सबसे प्रतापी शासक कौन था। सबसे प्रतापी शासक आपका अशोक हुआ, जो कि याद रखिएगा पूरे भारत में बोल सकते हैं पहला अभिलेख जारी करने वाला शासक था। क्या बोलिएगा, अभिलेख जारी करने वाला शासक था। और इसके अभिलेख को सबसे पहले खोज किसने किया था, तो याद रखनी है 1750 में टी टी जो है फेंथेलर ने इसका खोज किया था। किसने किया था, टी फेंथेलर ने इसका खोज किया था। और 1837 ईस्वी में इसके अभिलेख को पढ़ा किसने था, तो याद रखनी है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने बोलेंगे, जेम्स प्रिंसेप ने बोलेंगे। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और यहाँ याद रखिएगा अशोक का जो है कुल 14 अभिलेख हुआ। 14 अभिलेख में याद रखिएगा सबसे बड़ा अगर अभिलेख पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका 7वां अभिलेख। और सबसे अगर छोटा अभिलेख पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख। क्या बोलिएगा, रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। क्या बोलेंगे, आगम कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा 10 जो है उपांग होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 12 अंग होते हैं और 12 उपांग होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और 10 क्या होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं। तो इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। अगर डिटेल में आपका प्रश्न पूछा तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, जब वास्तविक शब्द लग जाएगा तब आपका कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यहाँ पर बात आता है मुगल वंश। मुगल वंश बात करिएगा तो मुगल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर। बाबर याद रखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध 15 से 26 तक, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश के जगह पर मुगल वंश की नींव डाली, ये याद रखिएगा। और मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 तक चला था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर अकबर की कालकाल की बात करिएगा तो इनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। इसमें जो है अकबर ने कई सारी नीतियों को भी स्टार्ट किया और समाप्त भी किया। उसमें जो यहाँ पर पूछा गया कि कौन वाद्य यंत्र बजाता था, तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में एक संगीत यात्री रहते थे, उसका नाम था तानसेन। क्या नाम था, तानसेन था। और अकबर जो बजाता था वो क्या बजाता था, नगारा बजाता था। नगारा याद रख सकते हैं, ये ढोलक का ही रूप है। उसके बाद अकबर ने याद रखिएगा दास प्रथा को प्रतिबंध लगाया। उसके बाद इन्होंने याद रखिएगा तीर्थ प्रथा को भी समाप्त किया। उसके बाद इन्होंने याद रखनी है जजिया प्रथा को भी समाप्त किया। उसके बाद याद रखनी है इन्होंने क्या किया, मजहर की घोषणा की। उसके बाद याद रखिएगा एक धर्म चलाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीन ए इलाही धर्म बोलते हैं। और एक याद रखिएगा इलाही धर्म चलाया और एक संबत भी चलाया, जिसको हम लोग इलाही संबत के नाम से जानते हैं। इतना चीज को चलाया था। इसका जो है आपके एग्जाम में आए दिनों प्रश्न में ईस्वी पूछा जाता है। तो दास प्रथा को समाप्त कब किया, 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब की, 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया, 1564 ईस्वी में। महजर की घोषणा कब किया, 1579 में। इलाही धर्म की स्टार्ट कब किया, 1582 में। और जो है इलाही संबत की शुरुआत कब की, याद रखनी है 1583 ईस्वी में किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अकबर एक ऐसे शासक हुए जो कि याद रखिएगा बिहार का भी आक्रमण किया था। और वो कब किया था, 1574 से लेकर 76 के बीच किया था। इन सभी बातों को याद रखनी है आपको। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखनी है, इसको जो हम लोग जानते हैं सरदेश मुख के नाम से जानते थे। किसको जानते थे? सरदेश मुख के नाम से जानते थे। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। सरदेश मुख याद रखनी है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और सरदेश मुख लेता था कितना? 1/10 भाग, और चौथ की बात करेगा तो 1/4 भाग को असूलता था। ये एक प्रकार का टैक्स था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। शिवाजी के दरबार में याद रखिएगा कौन रहते थे? तो अष्ट प्रधान रहते थे। क्या बोलिएगा? अष्ट प्रधान रहते थे। तो ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? देखिए, बंगाल जब याद रखिएगा मुगलों से स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पर से स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? उस समय बंगाल के नवाब कौन हुए? मुर्शिद कुली खां हुए। क्या बोलिएगा? मुर्शिद कुली खां हुए। मुर्शिद कुली खां याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां ने एक जो है शहर को बसाया जिसका नाम था क्या? मुर्शिदाबाद। क्या बोलिएगा? मुर्शिदाबाद। और इसने जो है याद रखिएगा, जब बंगाल जो है मुगलों के अधीन हुआ करता था, तब बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। लेकिन जब मुर्शिद कुली खां वहाँ का स्वतंत्र नवाब बना, उसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? बंगाल का? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक हुए, याद रखनी है, आपको दिया गया है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां याद रखिएगा ऐसे बंगाल के नवाब हुए जो कि याद रखिएगा मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सिराजुद्दौला तो आपको पता होगा, सिराजुद्दौला के समय ही याद रखनी है प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। अपने मित्र बोल सकते हैं सेना नायक जो है अपना मित्र इनका मीर जाफर के द्वारा उसने जो है इनको धोखा दिया और उन्हीं के युद्ध में मारा गया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बोल सकते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की नींव डाली थी। यहाँ पर से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, आपका परीक्षा से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयबाड़ा 1944 में हुई, निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो याद रखनी है शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती याद रखिएगा 1936 में किसान सभा की गठन की बोल सकते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का बोल सकते हैं गठन किया। और वो कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। और किसने किया? तो याद रखनी है स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया। इन सभी बातों को भी याद रखनी है। आगे के सवाल को देखिएगा, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? देखिए, एक अधिनियम आता था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें बोला गया कि शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन 1833 तक याद रखिएगा जब दूसरा अधिनियम आने लगा, तब देखा गया कि शिक्षा पर जो है एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। नहीं खर्च करने का मतलब ये था कि 1813 में जो अधिनियम आया कि शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, उसमें ये प्रावधान नहीं किया कि भारत में शिक्षा किस पद्धति के द्वारा दिया जाएगा, या कि ब्रिटिश पद्धति द्वारा यानी अंग्रेजी शिक्षा दिया जाएगा, या तो कि उस पे वहाँ पर बोल सकते हैं भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। उसी के बाद 1834 में एक आयोग बैठता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है विधिक आयोग। और इसका अध्यक्षता किसने करता है? तो याद रखनी है लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में याद रखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रावधान किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पूरी बात आपको बताने का प्रयास किया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया? देखिए, यहाँ पर बात आता है 1857 के कई बोल सकते हैं कि क्रांति होने के कई सारे कारण थे, लेकिन उसमें से एक कारण याद रखनी है मंगल पांडे ने जो याद रखिएगा ब्राउन बेस जगह पर जो इनफील्ड राइफल हुआ था, क्या बोलिएगा? इनफील्ड राइफल की शुरुआत की गई थी। इसमें बोला गया कि गाय तथा सुअर की चर्बी शामिल की गई है। इसी के द्वारा मंगल पांडे ने याद रखनी है बोल सकते हैं 8 मार्च 29 मार्च को इन्होंने याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया? याद रखनी है अपने बड़े अधिकारी बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दिया। इसके द्वारा याद रखनी है इनको जो है 29 मार्च को फांसी दे दिया गया। क्या बोलेंगे? 29 मार्च को इनको फांसी दे दिया गया। उन्हीं के द्वारा याद रखिएगा 10 मई में मेरठ से जो है सैन्य नेतृत्व कर दिया। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सैनिक जो है पैदल चलकर कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली में 1857 का बोल सकते हैं मुखिया या नेतृत्व करने के लिए किसको प्रेरित किया? बहादुर शाह जफर को किया। और इसमें जो है याद रखिएगा कई बोल सकते हैं 1857 में कई देशों से नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों से अलग अलग पार्टिसिपेट किया, अलग अलग लोगों ने भाग लिया। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको अवध से किसने किया? तो याद रखनी है बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया? ये भी पूछ सकता है। तो याद रखनी है कानपुर से किसने किया? नाना साहब ने। याद रखनी है ग्वालियर से किसने किया? तात्या टोपे ने किया। ठीक है, ये सब चीज पूछा जाता है, याद रखनी है। और आपसे पूछा जाएगा
कि भागलपुर के सॉरी बिहार के आरा से किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इन सभी राज्यों के पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी वहां पर एक याद रखेगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। वो कौन था? ग्वालियर का संधिया परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। देखिए एक बात आता है, तृतीय दिल्ली दरबार, क्या याद रखिएगा, इस प्रश्न को समझने से पहले तृतीय दिल्ली दरबार को आपको ध्यान देनी है। और तृतीय दिल्ली दरबार आपको पता है कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखनी है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। क्या बोलेंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और तृतीय दिल्ली दरबार में ही याद रखिएगा ये चीज हुआ कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता था उसको स्थानांतरित कर कहाँ लिया जाएगा? दिल्ली दिया जाएगा। तो आपको पता है कि राजधानी नगर में ही राष्ट्रपति रहते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति के तौर में कौन थे? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, जो कि भारत का वायसराय था। तो अपना ये बोरा बिस्तर समेट के भारत के कलकत्ता से लेके ये कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। और इसी जाने के क्रम में योजना बनाया किसने? याद रखनी है, योजना बनाया याद रखनी है रास बिहारी बोस ने। किसने बोलेंगे? रास बिहारी बोस ने योजना बनाया कि ये जब जैसे ही दिल्ली जाएंगे तो इस पे जो है बम फेंकना है। और इसमें सहयोग ये मतलब कि रास बिहारी बोस योजना बनाए, लेकिन इसमें जो है 4 व्यक्ति शामिल थे, जैसे आपका मास्टर अमित चंद्र, और बोल सकते हैं भाई बल मुकुंद, अवध बिहारी, और याद रखनी है बसंत विश्वास। इन सभी ने मिलकर जो है याद रखनी है इस पर जो है बम फेंका, लेकिन कारण बस इनका जो है मृत्यु नहीं हुआ, ये बच गए। उसके बाद जो है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली संयंत्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? दिल्ली संयंत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है जब इन चारों व्यक्ति को जब फांसी दे दिया तो इसमें नाम आने लगा रास बिहारी बोस कर। तो रास बिहारी भागकर कहाँ चल गए? उस समय जो बोल सकते हैं ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन जापान था, जापान में जाकर ये भारत की आज़ादी के लिए अपना युद्ध जारी रखे थे। यहाँ पर से इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो भगवती चरण बोहरा जो नहीं थे, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको भारत का बोल सकते हैं दिल्ली जो मतलब कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ वो कब हुआ था? तो याद रखनी है 1 अप्रैल, बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1912 को। कब बोलिएगा? 1 अप्रैल 1912 को। ये आपका जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर से क्या क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर से ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया गया वर्ष 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति नायक सन यात सेन था। तो ये बिल्कुल ठीक है। सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन भी किया था। बिल्कुल ठीक है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो यहाँ पर से सभी का सभी कथन जो है आपका क्या है? सही है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सभी कथन आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बना लीजिएगा, डी में हो जाएगा सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? पुनर्जागरण आंदोलन की बात करेगा सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ। और यहाँ पर किसने किया था? तो याद रखनी है दांते ने किया था। किसने किया था? दांते। और दांते ने एक पुस्तक थी, तो याद रखनी है उसका पुस्तक का नाम क्या था? डिवाइड कॉमेडी। क्या बोलेंगे? डिवाइड कॉमेडी पुस्तक था। और इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो है स्वर्ग एवं नरक की घटना बताकर पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सब चीज को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र का। किसका करेंगे? शुक्र का। शुक्र याद रखिएगा ये जो है बहुत ही चमकीला ग्रह होता है, और इसी चमकीला ग्रह के द्वारा ये सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए यूरोपवासी जो है इसका पूजा के रूप में, सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। शुक्र ग्रह याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी का शान, पृथ्वी का बोल सकते हैं क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं। और इसको जो है सुबह का तारा एवं शान का तारा भी बोला जाता है। ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह 8 ग्रह में एक ऐसा ग्रह है जहां पर याद रखिएगा मानव निवास की संभावना देखी गई है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, एक है याद रखनी है फबोस, और एक है आपका याद रखनी है डिवोस। ये दोनों बात को ध्यान देते हुए चलनी है। प्लूटो को याद रखिएगा 2006 में याद रखिएगा इसको जो है ग्रह से बाहर कर दिया। तो ये भी चीज याद रखनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। आगे की सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए गदसित जनजाति है और राज्य है। गदसित जनजाति कहाँ पर रहती है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो जाएगा 2। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में रहता है। तो ये हो जाएगा 4। टोंडा जनजाति याद रखिएगा मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जो आपका भारत का पूर्वी पश्चिमी घाट हुआ और ये पूर्वी घाट हुआ, यहाँ पर जो है याद रखिएगा जब दोनों जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र। और नीलगिरी क्षेत्र में ही टोंडा जनजाति पाया जाता है। और टोंडा जनजाति का एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो है बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। खासी जनजाति आपको पता है कहाँ पर है? मेघालय में है। और नागा जनजाति याद रखनी है मणिपुर में। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूरभंज खाना किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खाना कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो याद रखनी है लौह के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल कोयला जो है याद रखिएगा झारखंड का रानीगंज है, यहाँ पर याद रखनी है किसके लिए जाना जाता है? कोयला में। तंबा याद रखनी है राजस्थान का बोल सकते हैं खेतरी, किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबा के लिए। और सोना जो है याद रखनी है कर्नाटक का बोल सकते हैं केजीएफ, क्या बोलेंगे? केजीएफ। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखनी है सोना के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है? देखिए बात करिएगा यहाँ पर गंगा, गंगा जो है कहाँ से निकलती है? तो बोल सकते हैं यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, या गौमुख हिमानी से, या संतोपत हिमानी से। क्योंकि संतोपत हिमानी से याद रखिएगा एक नदी निकलता है अलकनंदा, और एक नदी जो है इसमें आकर मिलता है, याद रखनी है भागीरथी। क्या बोलिएगा? भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी जो आपस में आकर मिलती है, इसी से निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? देव प्रयाग का। और देव प्रयाग की संयुक्त धारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रवेश करती है, और हरिद्वार में ये मैदानी रूप में प्रवेश करके ये जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों से बहकर ये बिहार में कुछ 12 जिलों के बहकर ये कहाँ पर चल जाती है? बांग्लादेश में चल जाती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इसकी सहायक नदी आपको पूछा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर सहायक नदी इसका सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है रामगंगा। क्या हो जाएंगे? रामगंगा। उसके बाद आपका हो जाएगा गोमती। क्या हो जाएगा? गोमती। उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा। घाघरा के बाद याद रखनी है ऊपर ही हो जाएगा आपका गंडक। गंडक के बाद क्या हो जाएगा? याद रखनी है कोसी। कोसी के बाद आपका हो जाएगा महानंदा। क्या हो जाएगा? महानंदा। अगर सबसे पूर्वी भाग में ये आपका पूरब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? याद रखनी है पश्चिम हो जाएगा। तो पूरब भाग में पश्चिम में पूछेगा तो रामगंगा, और पूरब में पूछेगा तो महानंदा हो जाएगा। तो रामगंगा और महानंदा। और यहाँ से यहाँ तक बहने में इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 2525 किलोमीटर होती है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और नीचे तरफ से इसमें कौन सी सहायक नदी मिलती है? एक आपका यमुना, और दूसरा आपको याद रखनी है सोन। यमुना जो है आपको कहाँ पर मिलती है? तो याद रखनी है उत्तर प्रदेश के प्रयाग के समीप इलाहाबाद में मिलती है, इसीलिए इसको प्रयागराज बोलते हैं। और सोन जो है पटना के समीप दानापुर में आकर मिलती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो लिंगानुपात। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला शहर कौन है? तो याद रखनी है केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिलाना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो ये हो जाएगा 2। मेला घाट कहाँ पर है? तो याद रखनी है महाराष्ट्र में है, ये हो जाएगा 4। बुक्सा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, तो ये 1 हो जाएगा। और पखोई कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। 2 4 1 3 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। देखिए झूम कृषि कहने का मतलब हुआ स्थानांतरण कृषि। क्या बोलिएगा? स्थानांतरण कृषि। इसको बोला जाता है स्थानांतरण कृषि। देखिए जितने भी जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो जो है जंगलों को काट कर वहां पर खेती करते हैं। जैसे ही वहां की उर्वरा शक्ति मर जाती है, तो फिर जो है वो दूसरे जंगल को काटते हैं, फिर वहां पर खेती करते हैं। किसी जो जनजाति के द्वारा जो जितने भी पूर्वोत्तर भारत होते हैं, जैसे असम मेघालय ये सब हो गया, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से जानते हैं। उसी झूम कृषि को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिया गया है। तो वहीं पर पूछ रहा है झारखंड में, तो झारखंड में हो जाएगा कुरबा। क्या हो जाएगा? कुरबा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पमालू आपका कहाँ पर हो जाता है? तो याद रखनी है ये जो मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में। और दीपा आपका कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, और इसको जो है अंडमान निकोबार में भी इसको यही चीज बोला जाता है। और खील जो है आपका कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शहर सुमेलित है? इसमें सुमेलित है नहर परियोजना है, अवस्थिति है। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। बिल्कुल ठीक है, घाट प्रवाह नदी भी बोल सकते हैं। उकाई नहर परियोजना जो गुजरात में है, बोल सकते हैं किस पे? ताप्ती नदी पर है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में नीरा नदी पर है। जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं है, जवाई परियोजना बोल सकते हैं जवाई नदी पर है। और ये जो है लूनी की सहायक नदी है, जब लूनी की सहायक नदी हो जाएगा तब ये कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां संविधान संशोधन। क्या बोलिएगा? 10वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया था, और इसमें बोल सकते हैं सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या बोलिएगा? सिक्किम को भारत में मिलाया या सह राज्य का दर्जा दिया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ, इसमें जो है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया, ये चीज बोलिएगा, या तो 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। इन सभी बातों को याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1800 बोल सकते हैं 1985 में हुआ, और इसमें जो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें दल बदल की चर्चा की गई। क्या बोलिएगा? दल बदल का कानून पारित किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए एक कमीशन आया था जिसको हम लोग बोलते हैं साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। और ये भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो याद रखनी है 1930 में दिया। और इसी के रिपोर्ट पे याद रखिएगा लंदन में 3 गोल सम्मेलन हुआ। क्या बोलेंगे? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसी गोलमेज सम्मेलन से एक अधिनियम बना जिसको हम लोग बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी अधिनियम के द्वारा याद रखिएगा 1937 में भारत को बर्मा को अलग करने का निर्धारित लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को हैं। बोल सकते हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे 5 आर्टिकल हैं जो याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना में है? 19 में है, तो ये तो है। कानून के समक्ष समानता 14 में है, तो ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार याद रखनी है 29 में है। और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। तो इसमें जो है 3 और 1 जो है सिर्फ भारतीय को अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। इन 5 आर्टिकल को एकदम आपको ध्यान देनी है, ये दरोगा में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो याद रखनी है मीरा कुमार रही है। कौन बोलेंगे? मीरा कुमार रहेंगे। वहीं पूछेगा कि भारत का प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में कौन रहा था? तो याद रखनी है, बोल सकते हैं इसको जीबी मावलकर। क्या बोलेंगे? जीबी मावलकर या गणेश वासुदेव मावलकर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विजय लक्ष्मी पंडित याद रखनी है, बोल सकते हैं ये जो है यूएनओ की सबसे पहला महिला संगठन में अध्यक्ष बनी थी। और सुचिता कृपलानी बोल सकते हैं ये जो है यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी भारत देश में बोल सकते हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। आगे का सवाल देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? यानी अनुच्छेद 57 हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि याद रखिएगा राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार चाहे वो जो है अपना बोल सकते हैं पुनः राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अब यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 53 में बोला गया याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में बोला गया याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो भाग लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वाचन मंडल। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है। 55 में बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संकरणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक रूप में होगा। इसकी चर्चा 55 में की गई। 56 में बोला गया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 में बोला गया याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, जो आपका प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 58 में बोला गया राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता है, 59 में शर्तें हैं और 60 में शपथ है और 61 में आपका क्या है? महाभियोग है। तीन सभी आर्टिकल को आपको ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। भारतीय संसद राज्य में किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। देखिए भारतीय संसद राज्य में किसी विषय पर कानून कब बना सकते हैं? मतलब बोल सकते हैं संसद जो है राज्य पर कानून कब बना सकते हैं, ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा 4 ऐसे आर्टिकल हैं 249, बोल सकते हैं 250 और बोल सकते हैं 252 और 253। ठीक है, इन ये 4 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें कि बोल सकते हैं संसद जो है राज्य पर बोल सकते हैं केंद्र जो है राज्य पर कानून लगाते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं राज्य की अगर राज्य विफलता समाप्त हो गई है उस समय जो है 249 के तहत संसद जो है राज्य पर कानून बना सकते हैं। 250 में जब राज्य में 352 जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो तब जो है उस समय भी केंद्र राज्य पर शासन कर सकते हैं। 252 में बोला गया याद रखनी है 252 में बोला गया है 252 में भी संसद याद रखिएगा जब दोनों विधानमंडल बोल सकते हैं विधानमंडल जो है बोले कि याद रखनी है कि आप कानून बनाइए। दोनों राज्य का जब भी विधानमंडल बोलेगा तब जो है 252 के तहत संसद जो है फिर से कानून बना सकती है राज्य पर। और 253 में अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जब भी गठन होता है उस समय भी कानून कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तो यहाँ पर से आपका अनुच्छेद 352 के तहत है, ये भी है ये भी है। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1993 में। कब अपनाया गया? 1993 में। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा। सरकारिया आयोग का सिफारिश का संबंध किससे है? केंद्र राष्ट्र संबंध से है। किससे है? केंद्र राष्ट्र संबंध से। और इसका गठन हुआ था 1983 में। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे? तो याद रखनी है 1988 में अपना रिपोर्ट दिया था। और इसी के रिपोर्ट पर याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। क्या बोलिएगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ और इसका अनुच्छेद 263 में वर्णन किया गया। और इसका गठन के बोल सकते हैं किसने किया? तो याद रखनी है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने किया। और इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पीएमओ करते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की सवाल देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो याद रखनी है, विमुद्रीकरण कहलाता है। ये याद रखिएगा कब हुआ है, तो 1900 बोल सकते हैं, एक हुआ है 48 में, उसके बाद याद रखनी है एक हुए हैं 1900, फिर हुए हैं एक 2016 में हुए हैं, और एक जो है 1988 में लगभग हुए हैं। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। आगे की सवाल देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। वहीं विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। दुग्ध क्रांति याद रखनी है, श्वेत क्रांति हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक भारत में कौन है? वर्गीज कुरियन है। मत्स्य पालन में नीली क्रांति यानी 2 हो जाएगा। उर्वरक में भूरी क्रांति यानी 4 हो जाएगा। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोडेमल मॉडल बिल्कुल ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल बिल्कुल ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गाउडकिल योजना, तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर से डी बनाइए और लिखिए सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, तो अप्रत्यक्ष कर के संबंधित हो जाएगा रेखी समिति। और याद रखिएगा प्रत्यक्ष पूछेगा, प्रत्यक्ष कर से समिति कौन हो जाएगा? बांचू समिति। चलिया समिति याद रखनी है कर सुधार से हो जाएगा। किसे हो जाएगा? कर सुधार से। और सरकारिया आयोग अभी तुरंत बताया केंद्र संबंध से। ठीक है, चलिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1948 में। कब किया गया? 1948 में किया गया। आगे का सवाल देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब पर आधारित है, याद रखनी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस पे है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। आगे का सवाल देखिए, आवेग का विमरीय सूत्र क्या होता है? तो आवेग बराबर क्या होता है? तो याद रखनी है बल गुना वेग होता है। और इसका जब बीमो निकलिएगा तो MLT-1 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो सबसे बेसी कौन होता है? तो याद रखनी है सीमांत होता है। सबसे बेसी सीमांत होता है। उसके बाद याद रखनी है कौन होते हैं? स्थैतिक होते हैं। क्या बोलेंगे? स्थैतिक होते हैं। उसके बाद याद रखनी है कौन होता है? घूर्णन विधि होता है। घूर्णन होता है, एक होता है लोटनिक। इन सभी याद को एकदम आपको ध्यान देती है। यहाँ पर से गतिज घर्षण में ये दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अपशोषक भी होते हैं। यह कथन है, याद रखनी है किरचॉफ के नियम। देखिए अच्छे उत्सर्जक अच्छे अपशोषक कहने का मतलब हुआ, अगर मान के चलिए ठंडी दिन में एक लकड़ी का कोई बैठने वाला चीज है और एक लोहा का बैठने वाला चीज है, तो लोहा का याद रखनी है जितने जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी ही याद रखिएगा उसको छूने पर गर्म भी हो जाएगा। और लकड़ी याद रखिएगा बहुत धीरे ठंडा भी होगा और बहुत धीरे गर्म भी होगा। यही चीज बोलता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोध का पूछेगा तो याद रखनी है सिर्फ ओम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु वो उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। अनुचुंबकीय वस्तु उन्हों बोलते हैं जो कि याद रखिएगा चुंबक के स्थिति में जैसे ही आता है तो वो टोटल का टोटल जो है अपना भार जो है पूर्णतः विपरीत कर लेता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है अनुचुंबकीय। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखिएगा, प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, यानी कि चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, तो यानी नजदीक की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। जैसे ही नजदीक की वस्तु को नहीं देखेगा तो उसको कौन सा हो जाएगा? तो याद रखनी है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? तो याद रखनी है दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगेगा। क्या बोलेगा? अवतल लेंस लगेगा। और बिंदुकता मतलब कि बोल सकते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे यहाँ पर ये है और ये है, तो इसमें अंतर नहीं कर पाना, तो इसमें जो है बेलनाकार लेंस से ये समाप्त होगा। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। और जरा दूरदृष्टि याद रखनी है बाइफोकल लेंस के द्वारा इसमें इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया? तो याद रखनी है मुंगेर में। कहां पर बनाया गया? मुंगेर में बनाया गया। आगे की सवाल देखिएगा, डीएनए की दो कुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है, तो हाइड्रोजनिक बंधित है। किसका है? हाइड्रोजनिक बंधित है। तो याद रखिएगा डीएनए एक होता है, डीएनए एक होता है, याद रखनी है आरएनए। इसके जो है याद रखिएगा 4 इसमें जो है विटामिन होते हैं। इसमें बोल सकते हैं एक होते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलिएगा? साइटोकाइनिन। एक होते हैं एडेनिन। क्या बोलिएगा? एडेनिन। एक होता है याद रखनी है गुआनिन। क्या बोलिएगा? गुआनिन होता है। और एक होता है याद रखिएगा थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। और इसमें भी चारों होते हैं, लेकिन थाइमिन के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यूरेसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यूरेसिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का। किसका हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ये जो है लाल चींटी के डंक में भी पाया जाता है। आगे की सवाल देखिएगा, ये जो है पीएच का मान सुमेलित है। देखिए पीएच का मान किसने दिया? इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलिएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखनी है, सोरेनसन ने खोज किया था। और सोरेनसन ने खोज इसका कब किया था? तो 1909 में किया था। इसमें सिद्धांत दिया गया, याद रखनी है, 0 से लेके 14 तक, और बीच में होता है 7। 7 से कम जितने भी होगा वो क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और 7 से अधिक जितने भी होगा वो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। और 7 पर जो भी होगा वो उदासीन होता है, जैसे शुद्ध जल, ये उदासीन है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 13 हो जाएगा प्रबल अम्ल। नींबू का रस 2.5, HCl हो जाएगा 0। यहाँ पर से 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन औसत है? यानी कि बाईं से दाईं ओर जाना है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। धातुओं का धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर जो है अम्लीय होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर से अधातु बढ़ेगा, तो यहाँ पर से अम्लीय हो जाएगा। तो ये कथन सही है, आपको गलत चुनना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। परमाणु तरलता में इलेक्ट्रॉन को त्याग होते हैं, जैसे ही हम इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाएगा, त्याग नहीं करेगा बल्कि ग्रहण करेगा। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट को झूठा सोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर बात आता है कोसी। कोसी नदी याद रखिएगा कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के गोसाईधान चोटी से निकलती है, और ये जो है गंगा में कटिहार के कुर्सेला के समीप मिल जाती है। पूरे विश्व में मार्ग परिवर्तन करने वाली एकमात्र नदी कौन होती है? कोसी नदी होती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा साइक्लोनाइट। क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की सवाल को देखिएगा, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन। क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएगा। और इसको हम लोग 3F के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है फाइट, और याद रखिएगा फ्लाइट, और एकदम याद रखिएगा फाइट फ्लाइट, और एक याद रखनी है एक और होता है, यानी कि लरो उरो और भागो। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा, सभी दालें संबंधित होती है कुल किसमें? तो लेग्यूमेनेसी कुल में दालें आती है। क्रूसीफेरी में याद रखनी है सरसों आता है। क्या आता है? सरसों आता है। और मालवेसी में क्या आता है? बोल सकते हैं रेशा वाला जितने भी चीज होते हैं, कपास हो गया, रबर हो गया, भिंडी हो गया। और ग्रेमनी में आपका जितने भी अनाज वाला पौधा आता है वो किस में आता है? ग्रेमनी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षों में पढ़ा है एक ही क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगला सवाल देखिए, राइबोसोम निर्मित होते हैं। राइबोसोम याद रखिएगा आरएनए एवं प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? याद रखनी है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या बोलिएगा? प्रोटीन का संश्लेषण करना एकमात्र राइबोसोम का कार्य होता है। आगे के सवाल देखिए, उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन है। उपस्थिति का हिंदी क्या होता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रिन पाया जाता है। वहीं अगर बोन की बात करेगा तो बोन का हिंदी मतलब हड्डी का हिंदी क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। उसमें क्या पाया जाता है? आसिन पाया जाता है। इन दोनों को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। आगे की सवाल देखिएगा, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है? तो बोरॉन की कमी। क्या हो जाएगा? बोरॉन की कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। किसके द्वारा? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? देखिए इंसुलिन का रिसाव जो है बोल सकते हैं अग्नाशय के, बोल सकते हैं बीटा सेल से होता है। किससे होता है? अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबियो रुधिर गुरिप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्लैंड स्टीनर ने। एक पूछा जाता है, याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बोलिएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो याद रखनी है विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो याद रखनी है हल्का क्षारीय होता है। आगे की सवाल देखिएगा, निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पांव रोग होता है? तो याद रखनी है ये फाइलेरिया कृमि के कारण जो है हाथी पांव रोग होता है। आगे का सवाल देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पोयंग को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है वाटर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक होता है याद रखनी है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सॉरी, फॉरेस्ट ने मतलब बोल सकते हैं जंगल बचाओ अभियान के लिए किसको माना जाता है? तो याद रखनी है वृक्ष काटने के लिए सुंदरलाल बहुगुणों को जाना जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो रेचेल कार्सन है। कौन हो जाएंगे? रेचेल कार्सन हो जाएंगे। ये जो है 1275 जो दरोगा हुआ था उसमें जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का मिलान कीजिए। उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, कजाकिस्तान का नर सुल्तान हो जाएगा, तजाकिस्तान का दुशांबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुशांबे हो जाएगा। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क वैध पास 26 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नंबर। 14 नंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस शायद 16 नंबर को होता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है? इंटरनेल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया, कामिनी जयप्रकाश शंकर प्रसाद, अनामिका संयंत्रकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल ठीक है। कागज तक कैनवास महादेवी वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा की याद रखिएगा, यामा पुस्तक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। कागज तक कैनवास किसने लिखी है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना किसने किया? देखिए ललित कला का अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था, और एक याद रखिएगा साहित्य कला, ये दोनों अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार में कौन हो जाएगा? जारवा हो जाएगा, सेम्पेन हो जाएगा, ठीक है, सेंटलीज हो जाएगा। ये सब जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान में। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बुन, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? याद रखनी है, असम की है। कहाँ की है? असम की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो बिहार में याद रखनी है 3 महाजनपद हैं ऐसे, ए अंग, बज्जी और मगध। वत्स नहीं हो जाएगा। अंग का राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंपा। और बज्जी का क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है वैशाली। और आपका क्या है? याद रखनी है मगध। मगध का याद रखनी है राजगिरी भी बोल सकते हैं, और इसी को याद रखनी है, राजगिरी को हम लोग राजगीर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक है बस्त। बस्त की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68वें फिल्म अवार्ड 2023 का संबंध कौन सुमेलित है? इनमें से सभी सुमेलित हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त नियंत्रक कनक रेले। कनक रेले का जो हाल ही में मृत्यु हुआ, वो किससे संबंधित था? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो याद रखनी है केरल का है। कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। कथक जो है कहाँ पर है? उत्तर भारत का है, यूपी बोल सकते हैं। और भरतनाट्यम आपका कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर किस रवाना किया गया? श्रीनगर से। कहां से? श्रीनगर से। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? ये पहले का करंट अफेयर है, लेकिन अभी हाल ही में याद रखनी है, आम आदमी पार्टी को। क्या बोलिएगा? आम आदमी पार्टी को, यानी कि आप बोल सकते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो ये पहला प्रवासियों को सर्वेक्षण जो शुरू किया गया, ये क्या हो जाएगा? उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट में भर सकते हैं और 20 मिनट में। तो याद रखनी है 30 गुना 20 अब बटे कितना हो जाएगा? तो याद रखनी है 30 गुना 20 बटे हो जाएगा 50। तो यहाँ पर से ये 0 0 कट जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ से जो है अब आपका मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, और कुछ जो है आपका हिंदी इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे, और देखिएगा कि आपका जिसका भी 60 प्लस नंबर आ रहा है वो जो है इसको जरूर भेजिएगा और बताइएगा कि आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं हम लोग कल के होमवर्क सीरीज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।